ओके, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एच पी जेई जो 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्या लेकर के आए हैं, सीरीज़ लेकर के आए हैं कि जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज एक डिटेल सोल्यूशन आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बस मेरा ये मानना है कि हमने सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन ए बी सी डी की फॉर्म में नहीं देखना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस तरीके से हमारा मेन मोटो ये नहीं है। हमारा मेन मोटो ये है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आप देने जाएं या फिर जिस स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम में नहीं होता है, ये दूसरा एग्ज़ाम देता है, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड करे। यस और नो, उसने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कम क्वेश्चंस को पढ़िए बट उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस एरिया को कवर करने की कोशिश कीजिए जहाँ से वो क्वेश्चन आया है। ये श्योर होता है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो जनरली उसी ही एरिया से क्वेश्चंस क्या हो रहा होता है, फ्रेम हो रहा होता है। तो हमारी यहाँ पे आज पूरी कोशिश रहेगी डियर स्टूडेंट्स कि छोटे से छोटे पॉइंट को हम उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने लेकर के आएँ और कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, जिससे आने वाले एग्जाम्स में हम उन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हमारा पास टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, एच पी जेई इन्वायरमेंट। ओके, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो 13 फरवरी को पेपर हुआ है, 13 फेब को। ओके, 13 फेब 2021 को जो पेपर हुआ है उस पेपर में इसमें से जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हमने हर क्वेश्चंस को प्रॉपर डिटेल में समझना है जिससे आपके कंसेप्ट भी साथ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास, सभी के पास अपना मोबाइल होता है, आप एक वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि यार मैं इस डाटा को भूल गया, उस डाटा को भूल गया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी एच पी जेई में प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं, चाहे वो 2015 में हुआ है, 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, इवन 2021 में है, इन सारे जितने, और 2018 में भी हुआ है, इन सब के क्वेश्चंस पेपर का हम लोग आपके सामने सोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। अगर आप इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी डियर स्टूडेंट्स। हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए हम लोग देखते हैं काम की चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एम्प्लॉयड। ओके, एम्प्लॉयड, थोड़ा सा अगर ये नहीं दिख रहा है तो डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब दिखेगा आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एम्प्लॉयड फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ओके, पार्टिकुलेट मैटर अबव 1 माइक्रोन इन साइज। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारे पास एयर पॉल्यूशन में है। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन से ये क्वेश्चन आया था, ना कि वाटर सप्लाई से था, ना वेस्ट वाटर से था। तो इसमें हमारे को दे रखा है फैब्रिक फिल्टर, साइक्लोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे डाटा हम अब ध्यान से समझते हैं कि इसका जो आंसर है, आंसर तो है डियर स्टूडेंट्स सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन को हम लोगों ने कब यूज़ करना है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स को हमने कब यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लोगों ने एक आपके लिए टेबल बनाई है। प्लीज़ आप इस टेबल को बहुत अच्छे से देखिए। ये टेबल आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है, इस टेबल में हमने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द मैकेनिकल डिवाइस, मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड, मतलब ये वाला डिवाइस कितने साइज के, मिनिमम जो साइज का पार्टिकल है उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और ये हमारे पास है एफिशिएंसी, कितना वहाँ पे एफिशिएंसी है उसकी रिमूवल होने की। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर। ये मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड मोर देन 50 माइक्रोन, मतलब 50 माइक्रोन से ज़्यादा के पार्टिकल को हम लोग ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर में क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। और आपको भी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स
क्या होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और जैसे हम लोग देखते हैं अपने वाटर सप्लाई में, वहाँ पे जैसे पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ड्यू टू वेट वो क्या करता है, नीचे नीचे सेटल होता हुआ चला जाता है। तो ये चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है क्या, सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। ओके, सेकंड कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स और साइक्लोन कलेक्टर्स। यस और नो स्टूडेंट्स, साइक्लोन कलेक्टर्स और सेपरेटर एंड डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स। ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब पार्टिकल का साइज, जो पार्टिकुलेट मैटर है, अगर वो 5 to 25 माइक्रोन मीटर के बीच में आता है, तब हम लोग इस मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करेंगे फॉर रिमूवल। और इफिशियंसी इसका कितना डिस्टेंस 50 to 90% है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो थर्ड हमारे पास डिवाइस है वो है वेट स्क्रूवर्स और स्प्रे टावर। ठीक है ना, जो वेट स्क्रूवर्स है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्प्रे टावर, और साइक्लोन स्क्रूवर्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे इसमें जब स्प्रे टावर का यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, मोर देन 10 माइक्रोन होना चाहिए। बट इन केस ऑफ साइक्लोन स्क्रूवर्स के केस में कितना होना चाहिए, मोर देन 2.5 होना चाहिए। और इफिशियंसी क्या होती है, लेस देन 80, एंड इसमें क्या होती है, लेस देन 80 होता है। और लास्ट, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यही हमारे पास HPJE में क्वेश्चन पूछा गया था। यस और नो, HPJE में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज मोर देन 1 माइक्रोन मीटर है, तो इस केस में आप किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़ करेंगे। तो इसका जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितना डिस्टेंस, 95 to 99% है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, आप इन 4 डिवाइस को देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर को कब यूज़ करना है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स या फिर वेट स्क्रूवर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हमने कब यूज़ करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल बहुत, मैं कह सकता हूँ, हाई था इस लेवल का, क्योंकि जनरली हम लोग इस तरीके का क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चला होगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम छोटे छोटे पॉइंटों को आपको लेकर, आपके सामने लेकर के आएँ और आप सॉल्व करें। अगर आपको अब ये सारे कहीं पे भी आएँ तो आप बता सकते हैं ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या होता है, फिल्टर ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस सेकेंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर था 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 था ये एग्जाम में। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इस क्वेश्चन का ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे देंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज रिकमेंडेड एज, मतलब जो वाटर आप ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं उस वाटर का हार्डनेस क्या है। तो जनरली ड्रिंकिंग वाटर का डिस्टेंस जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या फिर आप पोर्टेबल वाटर भी बोल सकते हैं डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है 75 मिलीग्राम पर लीटर टू 115 मिलीग्राम पर लीटर। प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टेबल बना करके दिखाया है, जो हमारा कोड है IS 10500 10,500 2012 के बेसिस पे हमने सारी लिमिट्स को ले रखा है। तो इसलिए प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज रिकमेंडेड 75 to 115, मीन्स क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस वो 1 है। अब आप बता सकते हैं कि जो वाटर है उसमें हार्डनेस किसके कारण होता है, यस और नो। यहाँ पे दो तरीके की जनरली हम लोग हार्डनेस पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सेकंड वन इज द कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस पढ़ते हैं। तो आप सबको पता होगा टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है डिस्टेंस, टेम्पररी हार्डनेस इट इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यस और नो। बट जो हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किसके कारण होता है, सल्फेट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास नाइट्रेट्स, ये ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है
टेम्पररी हार्डनेस को आप इजीली वाटर को क्या करके बॉयल करके इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस को आप वाटर को इजीली रिमूव करके क्या नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें वहाँ पे और क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आयन एक्सचेंज है जो जीरो हार्डनेस हमको अचीव कराता है। बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन सिंपल सा ये था कि हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है डिस्टेंस, ये क्वेश्चन गेट में आया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स HP JEE से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनको JEE और SDO का पेपर देना है, उनको ESC प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और यहाँ पे क्या है कि 80 मतलब कितना है, कितना क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे हमारे पास 170 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, समझ रहे हैं। तो इतना टफ होता है। अब कोई स्टूडेंट्स अगर इसके बारे में सोचने लगे तो हो जाएगा उसका कल्याण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे ड्यूरेशंस यहाँ पे कोड जो याद रखने हैं वो हमने, एक तो ये कोड याद रखना है, कौन सा कोड है, एज पर IS 105000। तो प्लीज़ ध्यान देना 1010, ये प्लीज़ ये कोड इंपॉर्टेंट है, 1050001012। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका क्लोराइड हुआ, नाइट्रेट हुआ, अमोनिया हुआ, आयरन हुआ, इवन जो भी हार्डनेस, एल्कलिनिटी, इन सब का जो डाटा किस कोड में आपको गिवन मिलता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमको मिलता है 10,500 2012 से। हम ये सारे डाटा को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, और भी कौन सा कोड हमने पढ़ना है यहाँ पे डिस्टेंस। एक तो हमने पढ़ना ये वाला कोड, एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक है हमारे पास IS 3025। इसके हमने बहुत सारे पार्ट्स को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में हमको देखना होता है, ठीक है ना। प्लीज़ इसको आपने ध्यान देना है। एज पर IS 10,500 फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, एज पर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर द परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। हमें किस किस का बताया डियर स्टूडेंट्स, सल्फेट और क्लोराइड्स इन मिलीग्राम पर लीटर। कभी कभी ये आंसर किस में लिखा होता है, PPM में भी लिखा होता है, पार्ट्स पर मिलियन में भी लिखा हुआ होता है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 401,000। ओके, प्लीज़ इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 है, ये क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है B। बट अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे को और भी कुछ टेबल दे रखी हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन टेबल को यूज़ करते हैं। अगर वो टेबल हमारे किसी अनदर एग्जाम में भी आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उससे। प्लीज़, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है टेबल 2 जनरल पैरामीटर्स कंसर्निंग सब्सटेंस अंडरसेबल एक्सेसिव अमाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है हमारे को करेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेबल लिमिट। डिस्टेंस, ये मैंने टेबल कहाँ से लिया है, ये टेबल हमने लिया है IS 1055, ओके, 10,500 2012 से मैंने इस टेबल को लिया है। ओके, और इसी टेबल के बेसिस पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी पूछा है। उन्होंने बोला है परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स के केस में क्या वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमको सारे डाटा याद रखने चाहिए? नो, बिल्कुल भी सारे डाटा याद नहीं रखने चाहिए। मैं बताता हूँ कौन कौन से डाटा का सबसे ज़्यादा यूज हुआ एग्जाम में। एक पढ़ लेते हैं, पढ़ना गुनाह नहीं है, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता किसी और दूसरे एग्जाम में आ जाए। पहला हमारे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम 0.03 से 0.2। अब देखिए कौन सा कोड है, IS 3025 के पार्ट 55 में जाइए, वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा।
ये क्वेश्चन हमारा आरसीसी में पूछा गया है। जब आप आरसीसी में पढ़ते जो वहाँ पे वाटर होता है उसमें परमिसिबल सॉलिड्स की जो वैल्यू होती है, इनऑर्गेनिक इतना होना चाहिए, सॉलिड इतना होना चाहिए, क्लोराइड इतना चाहिए, सल्फेट इतना होना चाहिए, टोटल सॉलिड्स इतना होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे पूछा गया था कि किस कोड, एक तो आप IS 456 पढ़ रहे हैं, इसके साथ में और कौन सा कोड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो कोड था हमारे पास IS 3025। सिंपल सा मीनिंग हो गया। अगर एल्यूमिनियम को आपको बहुत कुछ जानना है तो आपको IS 3025 को स्टडी करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम मिलीग्राम पर लीटर में 0.03, 0.2। ओके, अगर हमारे को कोई भी अल्टरनेट सोर्स नहीं पता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अमोनिया। अमोनिया में क्या है हमारे पास एज ए टोटल अमोनिया, ठीक है, तो नो रिलैक्सेशन, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 0.5, ठीक है। नेक्स्ट बेरियम बोरॉन, ये भी हमको ध्यान नहीं रखना है। कैल्शियम, कैल्शियम को आप याद रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम में कितना है 75 और 200, कितना डियर स्टूडेंट्स 75 200। क्लोरामाइंस नो। मैक्स है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्लोराइड्स। क्लोराइड का कितना दे रखा है, क्लोराइड का है हमारे पास 250 रिक्वायरमेंट या एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, और जो परमिसिबल लिमिट है डियर स्टूडेंट्स वो कितना हमारे पास 1000, कितना डियर स्टूडेंट्स 1000। क्या हमारे से क्लोराइड पूछा गया था क्वेश्चन में? हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था क्लोराइड? यस, हमसे क्लोराइड पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्लोराइड का कितना है, क्लोराइड का परमिसिबल लिमिट एब्सेंस में कितना लेके चलना, हमने 1000 लेकर के चलना है। यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉपर 0.05 to 1.5। कभी एग्जाम में जनरली कॉपर नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास फ्लोराइड। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? फ्लोराइड। प्लीज़ ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा है और काफ़ी बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोराइड का क्या होता है, फ्लोराइड जो भी आप वाटर यूज़ करते हैं उस वाटर में फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिलीग्राम 0.8 to 1 मिलीग्राम से वाटर में अगर फ्लोराइड कंटेंट कम है तो वहाँ पे डेंटल कैविटीज़ होती हैं, मतलब आपने देखा होगा होल से हो जाते दांत में। अगर क्या है इफ़ मोर देन 1.5 है तो वहाँ पे हमारे जो टीथ हैं वो डिस्कलर, मतलब डिस्कलरेशन हो जाता है। जो हमारे दांत होते हैं, जो टीथ हैं, ये पीले पीले से पड़ने लग जाते हैं। अगर ये लिमिट और बढ़ जाए इवन 5 मिलीग्राम पर लीटर तक चला जाता है तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स होता है, मतलब हमारी हड्डियाँ चटकने तक लग जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा, फ्लोराइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। लेस देन 0.8 to 1, अगर 0.8 से 1 में कम है तो क्या होगा, डेंटल कैविटी होगा। मोर देन 1.5 है तो क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होगा। इफ मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर है, अप टू 5 मिलीग्राम पर लीटर है तो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जो हमारी हड्डियां हैं, इन ये जो बॉन्ड्स हैं ये सब क्या करने लगते हैं, चटकने लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्लोराइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे काम का कौन कौन सा हो गया, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। और उससे पहले कौन सा था हमारे पास, एक अमोनिया था, कभी नहीं पूछा गया। फ्री अमोनिया पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट एडिशन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कितना डिस्टेंस 0.2 मिलीग्राम और परमिसेबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्स में कितना लेके चलेंगे हम लोग 1। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास आयरन, ये फिर एग्जाम में पूछा गया है। तो आयरन कितना डिस्टेंस हमारे पास, ये हमारे पास है 0.3 डिस्टेंस 0.3। बट जब हम लोग NPTEL लेक्चर्स देखते हैं तो वहाँ पे इसका जो लिमिट है आयरन का वो हमारे पास कितना डिस्टेंस, आयरन है 0.3 to 1 ppm। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा। अब आपको पता चल गया, अगर आपको किसी कोई इंडिविजुअल पढ़ना है तो आप किसी भी कोड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो भी कोड दे रखा है यहाँ पे उस कोड की हेल्प से और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है जो हमारे पास और भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। इस टेबल को देखिए, देखिए इस टेबल में कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं। इस टेबल में कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं डियर स्टूडेंट्स। इस टेबल में जो हमारे को पैरामीटर्स गिवन किए हैं वो हमारे को गिवन कर रखा है यहाँ पे देखिए। आयरन ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नहीं पूछा जाता है कभी भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मिनरल ऑयल, नो। मैग्नीज, मैग्नीज का थोड़ा सा है, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। आयरन का, मैग्नीज का ये याद रख सकते हैं आप, 0.1 to 0.3। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स जो आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है हमारे पास नाइट्रेट। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? नाइट्रेट। एक होता है डियर स्टूडेंट्स नाइट्राइट। कौन सा होता है? नाइट्राइट, NO2 माइनस। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? NO2 माइनस होता है। तो उसको आप जब देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो नाइट्रिक होता है, जो नाइट्रिक होता है वो होना चाहिए नील, मतलब जीरो होना चाहिए किसी वाटर में, क्योंकि वो फुली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। बट जो नाइट्रेट होता है ये फुली ऑक्सीडाइज्ड होता है, और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो डिस्टेंस कितना हमारे पास 45 मिलीग्राम पर लीटर। कौन सा डिस्टेंस इसका क्या लिमिट है? इसका 45 मिलीग्राम पर लीटर है डिस्टेंस। नो रिलैक्सेशन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 45 मिलीग्राम पर लीटर से। अब यहाँ से हमारे पास दो और तीन, मतलब एक क्वेश्चन और बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वाटर में, इफ़ मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर या एक्सेस और मतलब क्या नाइट्रेट कंसंट्रेशन है, तो उस केस में कौन सी डिसीजेज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, या दिस जो हमारे पास डिसीजेज है वो है हमारे पास ब्लू बेबी डिसीजेज। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? ब्लू बेबी डिसीजेज। ब्लू बेबी डिसीजेज, या दूसरा होता है हमारे पास मैथेमोग्लोबिनीमिया। मैथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, वो मैंने आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपने याद रखना है। इन केस ऑफ नाइट्रेट में तो हमारे को जनरली दो में ही पूछा जाता है कि भाई नाइट्रेट का अगर क्या हो जाए, कंसंट्रेट ज़्यादा हो जाए, या फिर दूसरा हमारे पास किसका हो गया? फ्लोराइड का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस यहाँ पे है फेनोलिक कंपाउंड्स, नो। सेलेनियम, सिल्वर, सल्फेट। नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमने याद रखना है वो हमारे पास है सल्फेट। तो डिस्टेंस इसका क्या डाटा है हमारे पास? इसका एक तो 200 है, एक हमारे पास कौन सा है? 400। कौन सा डिस्टेंस? 400। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस सल्फाइड। हमसे सल्फेट पूछा है, ना कि सल्फाइड पूछा है, ध्यान समझना। नेक्स्ट है टोटल एल्केनिटी। क्या डिस्टेंस? टोटल एल्केनिटी कितना होता है? 200 और 600 होता है। परमिसिबल लिमिट एंड रिजेक्शन लिमिट भी कह सकते हैं इसको। टोटल हार्डनेस कितना डिस्टेंस? 200 और 600 है, ठीक है ना, 200 और 600। अब हम लोग और भी आपको एक क्वेश्चन और आगे पूछा गया है, उसमें भी मैं आपको सारे डाटा बता दूंगा, तो प्लीज़ अब आपको याद रह सकता है नाइट्रेट का, ठीक है ना। तो इन डाटा को आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं प्लीज़। किस किस को आप याद रख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, जिससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। कौन कौन से डाटा याद रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ तो एग्ज़ाम से देने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्लोराइड का, आपको पता होना चाहिए कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? बोलिए कितना होता है? ये हमारे पास लिमिट है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इस रेंज में होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड हमको पता होना चाहिए, कहाँ से इसका लिमिट? 250 to 1000, ओके, 1000 ppm में है, ओके। फ्लोराइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें आयरन। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? आयरन का लिमिट जो होता है वो 0.3 to 1 ppm के बीच में होता है। किसके बीच में होता है डियर स्टूडेंट्स? 0.3 to 1 ppm के केस में होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है नाइट्रेट डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 मिलीग्राम पर लीटर। कितना डिस्टेंस? ये 45 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ब्लू बेबी डिसीजेज हो जाएगा। अगर नाइट्रिक आए, ठीक है, नाइट्रिक आए तो वहाँ पे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन होता है हमारे पास वो 4 फॉर्म्स में होता है। एक तो फ्री अमोनिया होता है, एक ऑर्गेनिक अमोनिया होता है, एक नाइट्रिक होता है, एक नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट कितना होना चाहिए? 45 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फ्लोराइड क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आगे नाइट्रेट हो गया।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, सल्फेट। क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, सल्फेट। इसका लिमिट कहाँ से डियर स्टूडेंट्स, 200 टू 400 के बीच में। कितने में डियर स्टूडेंट्स, 200 टू 400 के बीच में है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एल्कनिटी का तो कितना हो जाएगा, 200 600, और टोटल हार्डनेस का कितना हो जाएगा, 200 600 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल था, ये सारी टेबल है हमने यहाँ पे देख ली। किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कोड में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करने की क्या की है, कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। बोलिए अब इसका क्या आंसर आएगा, एज पर ओके क्या आंसर है, एज पर आई एस 1000 मतलब 10,500 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास है बी ऑप्शन 400 एंड 1000। अगर सिर्फ ये नहीं दे रखा होता इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर, तो उस केस में क्या होता, अगर हमारे को ये नहीं देखा होता इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर, उस केस में इसका जो रिजल्ट होता वो होता हमारे पास पहले क्या, सल्फेट 200 और ये होता हमारे पास 250। ठीक है ना, 200 और 250 ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, बट ये डाटा बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। इसलिए गेट में एक क्वेश्चन आया है, प्लीज़ रिमेंबर। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये विजिबल नहीं हो रहा हमारे को, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट आप याद रख सकते हैं इसको। वो हम लोग इसे जितना भी पॉइंट है उनको सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर ऑब्लिक वेस्ट वाटर एम्प्लॉय इरिक्रोम, ठीक है ना, इरिक्रोम ब्लैक टी, इरिक्रोम ब्लैक टी इज ए इंडिकेटर, ईबीटी क्या बोलते हैं जनरली इसको हम लोग, ईबीटी इरिक्रोम ब्लैक टी। जनरली जो हम लोग क्या करते हैं जब टेस्ट करते हैं तो किसके टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये हार्डनेस टेस्ट, ओके, हार्डनेस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईबीटी इरिक्रोम ब्लैक टी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन होता है, ठीक है, टाइट्रेशन का हम लोग क्या करके यूज़ करके हार्डनेस को क्या करते हैं, पता करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे यहाँ पे COD है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास DO का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यस और नो, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है DO से रिलेटेड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी जो हमारे पास क्या होते हैं एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मतलब मछली है या जो वाटर में क्या करते हैं जो जीव जंतु रहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए मिनिमम DO कितना होना चाहिए। तो प्लीज़ आपने याद रखना है कि किसी भी वाटर में जो DO है वो किससे कम नहीं हो सकती है, 4 ppm से कम नहीं हो सकती है। अगर वाटर में 4 ppm से कम DO हो जाएगा, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर घुली हुई है, हम लोगों को लगता है ना कैसे सांस लेते हैं कैसे क्या करती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो वो 4 ppm से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कैन नॉट लेस देन 4 ppm फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जिसमें हमारे पास मछली और जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं उन सब के लिए हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। को हमारे पास जो मतलब बुक है वो क्या कहता है कि हार्डनेस अप टू 75 ppm, अगर किसी वाटर की हार्डनेस 75 ppm तक है तो वो वाटर किस कैटेगरी में आएगा, उसकी जो मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, वो सॉफ्ट होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स 75, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 75 ppm टू अगर 200 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग कहेंगे कि वो क्या हमारे पास मॉडरेटरी हार्ड है। कैसा डियर स्टूडेंट्स, मॉडरेटरी हार्ड है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हार्डनेस हमारे पास क्या आ जाए मोर देन 200 ppm हो जाएगा तो उस केस में हम लोग उस वाटर को क्या कहेंगे, हार्ड कहेंगे। समझ में आ गया, हार्ड वाटर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए,
इसका क्या आंसर आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट। बताइए डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? नेफ्लोमीटर इज यूज टू फाइंड विच पैरामीटर। तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नेफ्लोमीटर को हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम लोग यूज़ करते हैं उसको टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नेफ्लोमीटर का यूज़ करते हैं। अब टर्बिडिटी का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड्स एंड हार्डनेस। हार्डनेस के लिए हम लोग नेफ्लोमीटर का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे तो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। यस और नो? टाइट्रेशन करते हैं जिसमें एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है और EDTA टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो डिजॉल्व सॉलिड के लिए भी नहीं है। ओके, टेस्ट एंड ऑर्डर में भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। एक क्वेश्चन और है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं दोनों का ना इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा प्लीज़। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो अभी हमने टेबल देखा था, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्री अमोनिया इन वाटर, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। इसका परमिसिबल लिमिट इसमें 4 तरीके का है हमारे पास। अभी मैंने आपको क्या बताया था? फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्रिक एंड नाइट्रेट। 4 होते हैं जो नाइट्रोजन की फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको फ्री अमोनिया आएगा तो इसका जो लिमिट होता है वो कितना होता है? 0.15 होता है। डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? 0.15 इसका क्या आ गया? टर्बिडिटी। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक अमोनिया होता तो उस केस में हमारे पास आंसर कौन सा सही होता है डियर स्टूडेंट्स? डी होता। अगर यहाँ पे पूछा जाता परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रिक का पूछा जाता तो क्या होता है इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स? 0 होता। अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पूछा जाता आपका नाइट्रेट तो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 45 मिलीग्राम पर लीटर होता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स। वाटर में हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है? फिजिकल पैरामीटर होता है डियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास कौन सा होता है? एक हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स होता है। फर्स्ट जो हम लोग पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं वो फिजिकल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। फिजिकल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। केमिकली क्या होता है? जिनका हमको, जैसे हार्डनेस है वाटर में, क्या आपको दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता है, शायद आपको दिखता हो। ऐसा नहीं दिखता है ना, क्योंकि केमिकली है वो, अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाटर में फ्लोराइड है, अगर किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी आदमी को अगर वो वाटर में दिख रहा होता, अच्छा इसमें तो मोर देन 1.5 मिलीग्राम क्या है मतलब फ्लोराइड है, मैं इस वाटर को नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें pH क्या है, सॉरी क्या है, फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है। जितने भी केमिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग नहीं देख पा रहे होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हाँ हमको दिखता है ना कि वाटर कैसा है? गंदा सा है। तो उस वाटर को क्या आप पीते हैं? नहीं पीते हम लोग। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उसमें गंदापन ही क्या कहला रहा है? टर्बिडिटी। मतलब उसको मैं देख पा रहा हूँ। अगर उसमें से स्मेल आए और मैं उसको सूंघूं, मेरा मुंह इस तरीके से बन जाए, क्या मैं उस वाटर को पीऊँगा? नहीं पीऊँगा। यस और नो? तो ये सारे पैरामीटर्स किस में आ रहे हैं? जिनको मैं देख करके रिएक्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। और जिनको मैं बिना देखे ज़बरदस्त पानी को क्या किया जा रहा हूँ? पिए जा रहा हूँ, वो हमारे पास सब किस में आते हैं? केमिकल पैरामीटर्स में आते हैं। और कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो अलग है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और मैं आपको इतना कहता हूँ कि अगर फिजिकल पैरामीटर से या केमिकल पैरामीटर से अगर अब क्वेश्चन आया तो अब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी पैरामीटर्स है मैंने यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? टर्बिडिटी आता है। टर्बिडिटी का मैंने आपको सिंपल सा मीनिंग बता दिया कि जब आप वाटर में देखते हैं जो गंदापन होता है, ठीक है, डर्टीनेस है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस के जो मेथड्स हैं फाइंड करने के, वो हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द टर्बिड, कौन सा मेथड डिस्टेंस? फर्स्ट वन इज द टर्बिड रॉड मीटर। क्या डिस्टेंस? टर्बिड रॉड मेथड है। और इसमें जो हम लोग फाइंड करते हैं टर्बिडिटी को, उसका यूनिट क्या है? STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट है। ओके, टर्बिड यूनिट है, ठीक है। और
इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक रॉड होती है, उसको डालते हैं, पता करते हैं कि कहाँ तक हम लोग उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। इसके इसी प्रिंसिपल पे फर्स्ट टू मेथड्स क्या करते हैं, डिस्टेंस वर्क करते हैं। जैक्सन टर्बिड मीटर, इसमें जो टर्बिडिटी को फाइंड किया जाता है वो किस में फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस JTU में फाइंड किया जाता है। किसमें, JTU। JTU का सिंपल सा मतलब हो गया जैक्सन टर्बिड मीटर, टर्बिड यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, सिंपल सा है कि एक ग्लास है, उस गिलास में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये रॉड है, इसको हम लोग डाल रहे हैं, जितनी ज़्यादा दूर तक हमको ये दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें टर्बिडिटी उतनी ही कम है। अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं, मतलब पेन को उसमें पेंटेड करा रहे हैं, वाटर ग्लास में वाटर है और हमको कुछ ही डिस्टेंस तक दिखाई देता है, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया डिस्टेंस कि ये वाटर बहुत ज़्यादा टर्बिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, टर्बिडिटी होती है। ये इस प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, बोथ वर्क करते हैं, टर्बिड रॉड मेथड एंड जैक्सन टर्बिड मीटर को जो हमारे पास होता है। अब इसका सबसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्टेंस, जो जैक्सन टर्बिड मीटर होता है, इस मीटर जो टर्बिड मीटर को हम लोग कभी भी वाटर सप्लाई, जो वाटर हम लोग अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसका टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए कभी भी हम लोग जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड का यूज नहीं करते हैं। इसका यूज तभी किया जाता है जब टर्बिडिटी मोर देन 25 NT हो। यस और नो, कितना हो, 25 यूनिट से अगर ज़्यादा हमारे पास टर्बिडिटी आती है, उस केस में अगर आपको टर्बिडिटी का पता करना है कितना नहीं है, तो उस केस में हम लोग जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस यूनिट के बाद, 25 यूनिट के बाद, मतलब वो इतना ज़्यादा उसमें टर्बिडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है इस तरीके से कि किस मेथड को आप ड्रिंकिंग वाटर में टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बेलिस टर्बिड मीटर और नेफ्लोमीटर। तो अभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना था डियर स्टूडेंट्स, वो बना था नेफ्लोमीटर। तो नेफ्लोमीटर की हेल्प से आप क्या फाइंड करते हैं, टर्बिडिटी फाइंड करते हैं, ना कि कलर, टेस्ट, ऑर्डर, टेम्परेचर, ये सब फाइंड नहीं करते हैं। एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स एक और भी क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि नेफ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। प्लीज रिमेंबर, थोड़ा सा है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे क्या करता है, बेस्ड करता है, बट जो बेलिस टर्बिड मीटर होता है ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे क्या करता है, बेस्ड करता है। और ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, इनको बाय हेल्प ऑफ द कलर मैचिंग टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टर्बिडिटी को फाइंड करते हैं इन बेलिस एंड नेफ्लोमीटर में। बट वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस देखते थे, कितनी दूर तक हम लोग देख पा रहे हैं, और जितनी ज़्यादा दूरी तक है उतनी कम टर्बिडिटी है, जितना कम दूर तक देख रहे हैं उतनी ही ज़्यादा क्या है वहाँ पे टर्बिडिटी है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया टर्बिडिटी से रिलेटेड। अगर हमारे को जितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, और इनका यूनिट क्या होता है, NTU, FTU। ओके, क्या क्या यूनिट होता है, NTU का तो सिंपल से क्या हो जाएगा, यही नेफ्लो टर्बिड मीटर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है FTU, ठीक है, फॉर्मेंजाइन टर्बिड क्या होता है, यूनिट होता है। एक हमारे पास कौन सा होता है, JTU, जैक्सन टर्बिड मीटर यूनिट हो गया। और एक होता है हमारे पास सिलिका ये टर्बिड यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो मेन जो स्केल होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो सिलिका स्केल पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका परमिसिबल लिमिट एंड रिजेक्शन लिमिट क्या है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा। इसका जो परमिसिबल है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, वो 1 NTU है। और कॉज फॉर रिजेक्शन, हम लोग किसी भी पॉइंट्स के लिए उसको वाटर को यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारे पास कितना होता है, 10 NTU होता है। कितना होता है डिस्टेंस, 10 NTU होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ओके, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड हमारे पास क्या है डिस्टेंस, कलर। अगर हमारे को देखिए, कलर जो होता है वो हेल्थ के लिए इतना बेकार नहीं होता है, ठीक है ना। पर वही अगर हम लोग कोई वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, अगर उसमें हमने हल्का सा कलर मिला दिया तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। बट वही जब हम लोग कोई जूस पी रहे होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें उसका कलर होता है, तब हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये माइंड का एक परसेप्शन है कि ये कलर वाटर है, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, परंतु उसकी एक लिमिट है, उसकी एक परमिसिबल वैल्यू है। ओके, वो हम लोग परमिसिबल वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इसको कलर फाइंड करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम लोग,
कलर कॉजिंग कलर मैचिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे किसके कारण कलर आता है वाटर में, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। किसके कारण कलर आता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से मेटल रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एंड डिस्टेंस, एक तो आयरन और दूसरा हमारे पास क्या होता है मैग्नीज। कौन सा डिस्टेंस, मैग्नीज। आयरन एंड मैग्नीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन वाटर। ओके, और जो टेक्निक है वो कौन सा हमारे पास कलर मैचिंग टेक्निक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें जो परमिसिबल लिमिट्स है वो हमको पता होना चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट कितना डिस्टेंस यहाँ पे 5 NTU है और रिजेक्शन लिमिट कितना है यहाँ पे डिस्टेंस 25 NTU है। कितना डिस्टेंस 25, सॉरी NTU नहीं TCU, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी TCU। TCU का मतलब क्या डिस्टेंस, कलर ट्रू कलर यूनिट। TCU का फुल फॉर्म क्या डिस्टेंस, TCU का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास ट्रू कलर यूनिट। ओके, ट्रू कलर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस। तो अब हमारे को पता होना चाहिए कि हम लोग किसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं TCU का मतलब क्या है। नेक्स्ट और थोड़ा सा हम लोग इधर लेकर के आते हैं अपने इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं डिस्टेंस TCU में हम लोग क्या करते हैं कोबाल्ट प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस, कोबाल्ट प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट में हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बने, चाहे आपने गेट का पेपर दिया हो, चाहे आपने ESC का पेपर दिया हो, चाहे आपने JEE का पेपर दिया हो, चाहे आपने जो किसी का भी पेपर आपने दिया, चाहे डिफरेंट जो PS यूज़ होती है उनके एग्ज़ाम्स दिए हों, तो कलर से सिंपल सा यही बनता है डियर स्टूडेंट्स कि कलर किसके कारण इंड्यूस होता है। तो हमने बता दी यहाँ पे कि आयरन एंड मैग्नीज के कारण इंड्यूस होता है। सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस कि इसको आप किस मतलब इसका यूनिट क्या होते हैं, तो आपको बता देना TCU होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये ट्रू कलर यूनिट होता है। डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है इसकी परमिसिबल या रिजेक्शन लिमिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 5 TCU to 25, जैसा नो 5 TCU से 25 TCU होता है। और इसमें आप किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं, तो कोबाल्ट प्लेटिनम की हेल्प से हम लोग टेस्ट को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, इतने ही क्वेश्चंस हमारे कलर से बनेंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस टेस्ट एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैसेस। मतलब ये किसके कारण होता है, जनरली डिजॉल्व गैसेस के कारण होता है। अब डिजॉल्व गैसेस में कौन कौन सा डिस्टेंस, एक तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, कम्बिनेशन विद, इन सब का जब कम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ में या NaCl आयरन कंपाउंड के साथ में, जब इसका क्या होता है कम्बिनेशन होता है, तो वहाँ से क्या होता है, उसमें से उसका टेस्ट क्या होता है, हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, दूसरा उसका जो उसमें से स्मेल आने लगती है, तो इसलिए हम उस वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, TON होता है। क्या होता है डिस्टेंस, TON होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TON, TON का फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है। और TON इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डाइल्यूशन रेशियो के नाम से जानते हैं डिस्टेंस। इसकी जो रेंज होती है TON की जो रेंज है डिस्टेंस, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 to 3 तक होती है। मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, 1 to 3 तक होता है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार JEE SDO के एग्जाम में TON का वैल्यू भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है A+B/A। ठीक है ना, तो A+B/A हम लोग क्या ले रहे हैं, जिस वाटर का हमने टेस्ट एंड ऑर्डर पता करना है। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, स्टैंडर्ड वाटर। ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसको उसके साथ क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और जो वाटर हमने लिया होता है उससे डिवाइड करके हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे TON का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जनरली डिस्टेंस फॉर सेफ्टी, या फिर जो हम लोग जिस वाटर को कंज्यूम कर रहे होते हैं उस वाटर का जो TON नंबर है वो 1 to 3 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बीच में नहीं है तो उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसको अच्छे से प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 टन to 3 टन के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, जो लास्ट वन है यहाँ पे, वो हमारे पास है डिस्टेंस टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है फाइंड करने का, सिंपल सा, मतलब कोई मेथड नहीं है इसको करने के लिए, परंतु इसका जो रेंज है वो हमने प्लीज़ याद रखना है। वो हमारे पास कितना डिस्टेंस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। तो माय डिस्टेंस यहाँ से आपको एक रिवीजन हो गया होगा, एक आपको अच्छे से पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं।
अगर इन पॉइंट्स को आप अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में आप फिजिकल पैरामीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल पैरामीटर्स। कौन सा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स? केमिकल पैरामीटर्स को देखते हैं, क्योंकि ये भी हमारे को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सारा डाटा हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, ये हमने बुक से लिया है, एस के गर्ग साहब की जो बुक है वहाँ से हमने डाटा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, एक होता है हमारे पास डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है ना, जैसे आप कभी वाटर पढ़ते हैं तो उसका TDS क्या है, समझ रहे ना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। जब भी आप वाटर को यूज़ करते हैं तो उस पर लिखा होता है हाँ जी इतना TDS का वाटर हम लोग आप तक पहुंचाते हैं, या जो आप कोई भी प्योरीफायर लेते हैं तो उसका होता है कि इतना TDS तक ये वाटर प्रोवाइड करता है। ओके, TDS मीटर भी आता है। तो टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड इसका रेंज जो है वो डिस्टेंस कितना हमारे पास 500 to 1000। ओके, 500 तो कितना है 1000। तो इसको आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस pH। आप सबको पता है कि जो भी हम लोग वाटर को ड्रिंक करते हैं, जिस वाटर को हम लोग ड्रिंक करते हैं उस वाटर का pH कितना होना चाहिए, 6.5 टू कितने के बीच में होना चाहिए डिस्टेंस, 8.5 के बीच में होना चाहिए। जो भी वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं अपने ड्रिंक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हैं उसका pH किसके बीच में होना चाहिए, 6.5 टू 8.5 के बीच में होना चाहिए। डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि pH आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं, तो वो है हमारे पास डिस्टेंस पोटेंशियोमीटर। कौन सा डिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, POTENTIO पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं किसी भी वाटर का pH फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इससे हमको पता चलता है कि वाटर एल्कलाइन नेचर का है या एसिडिक नेचर का है, यस और नो। तो हमारे को कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास वाटर की pH क्या है, कितनी 7 है, इफ मतलब क्या है, इफ pH इक्वल टू कितना डिस्टेंस 7 है, इसका मतलब क्या हो गया, वो न्यूट्रल वाटर हो गया। मतलब कैसा हो गया, न्यूट्रल वाटर हो गया, ना उसमें एसिडिक है ना ही वो बेसिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ये सुनो, डिस्टिल्ड वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। अब डिस्टेंस अगर pH क्या है मोर देन क्या है 7 है किसी भी वाटर का, तो वो कैसे नेचर को शो करता है, एल्कलाइन नेचर को शो करता है। और डिस्टेंस अगर pH क्या है लेस देन 7 है तो वो कैसे नेचर को शो करता है, डिस्टेंस वो एसिडिक नेचर को शो करता है। कैसे नेचर को शो करता है डिस्टेंस, वो एसिडिक नेचर को शो करता है। अगर आपको pH फाइंड करना है किसी भी वाटर का तो वो डिस्टेंस क्या होता है, -log H+ होता है। क्या होता है डिस्टेंस, -log H+ होता है। या फिर आप दूसरा इसको और क्या लिख सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको डिस्टेंस, वो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू log 1/H+। कुछ इस तरीके से भी ये होता है, ठीक है ना, इस तरीके का है। अगर आप बात करते हैं POH का डिस्टेंस, तो POH क्या होता है हमारे पास, वो होता है डिस्टेंस -log OH-, ठीक है ना, OH- होता है। तो उसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, log कितना होगा 1/OH, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब डिस्टेंस जब भी हम log लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, बेस कितना हमारे पास 10 है। कितना बेस है हमारे पास, 10 बेस है। दूसरा और भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है डिस्टेंस, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, pH + POH इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस, 14 होता है। कितना होता है डिस्टेंस, pH + POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। अगर हमारे पास pH कितना कर रहा है, जैसे 0 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मोर एसिडिक है। अगर pH का वैल्यू क्या है, नियर अबाउट 14 है या 14 है, किसी भी वाटर का अगर pH क्या है 14 है, तो वो मोर एल्कलाइन नेचर को शो करता है। किसको शो करता है, मोर एल्कलाइन नेचर को शो करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्लीज़ हमने इसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, और एक और भी हमारे पास होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H+ का जो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH- का जो कंसंट्रेशन होता है डिस्टेंस, वो 10⁻⁻14 के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ से जनरली कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आप हमेशा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इससे मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक वाटर दे रखा है इसका pH इतना है, दूसरा वाटर दे रखा है इसका pH इतना है, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब बताइए इस वाटर का pH कितना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, pH दिस
मतलब इस वाटर का पीएच प्लस दिस वाटर का पीएच डिवाइडेड बाई 2 लो जी एवरेज। एवरेज पीएच नहीं पूछा आपसे, उन्होंने पूछा है कि इस वाटर का पीएच क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ तो पहले आपने क्या करने, H प्लस फाइंड करने कि जो मतलब वाटर ए है उसमें H प्लस कितने हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे हमारे पास कोई वाटर ए है, ठीक है ना, वाटर ए है और दूसरा हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स वाटर बी है। ओके, तो पहला हमारा काम क्या है, एच ए प्लस फाइंड करना, दूसरा हमारे को क्या फाइंड करना डिस्टेंस एच बी प्लस फाइंड करना। दोनों के फाइंड कर लिए। अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास वाटर बन गया वो हमारे पास वाटर बन गया वाटर सी, ठीक है ना। कौन सा वाटर बन गया, वाटर सी। तो डिस्टेंस इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले हमारे को एच सी प्लस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा एच ए प्लस प्लस एच बी प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर आपके पास एक बार अगर ये डाटा आ जाएगा तो देन आप फाइनली पता कर सकते हैं पीएच जो मिक्स्ड वाटर है, ठीक है ना, फॉर मिक्स्ड जो वाटर है, मिक्स्ड वाटर का आप पता कर सकते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग एच सी प्लस। अब आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा डिस्टेंस, करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। जब हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम लोग और भी बताने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे ऐप पे हमने जहाँ पे इन्वायरमेंट को पढ़ाया हुआ है प्रॉपर वे में, ईच एंड एवरी पॉइंट को वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है कि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी बुक वो सॉल्व करता है, चाहे वो गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करता है, चाहे वो ईएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो है हमारे पास हार्डनेस। यस और नो, नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा डिस्टेंस हमारे पास है, हार्डनेस। अब आप बताइए हार्डनेस को कैसे फाइंड करेंगे। हार्डनेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करते हैं। कौन से मेथड से करते हैं, ईडीटीएम मेथड से यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट और रिजेक्शन लिमिट कितना ऑलरेडी हमने पहले से डिस्कस कर लिया, कितना डिस्टेंस 200 और 600। यस और नो। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहा है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला से, एटलीस्ट उसको प्रॉपर वे में चीज़ें पता हों। तो डियर स्टूडेंट, जो हार्डनेस होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण, क्योंकि कैल्शियम के ही क्या होंगे, कार्बोनेट होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होंगे, बाइकार्बोनेट होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होंगे, सल्फेट होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होंगे, नाइट्रेट्स होंगे, उन्हीं के क्या होंगे, क्लोराइड्स होंगे। तो नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड्स, इनके कारण जो हार्डनेस आता है वो कैसा होता है डिस्टेंस, परमानेंट हार्डनेस होता है। जो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। और एक स्टूडेंट, एक और आपने हार्डनेस सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सुडको हार्डनेस। वो किसके कारण होता है, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ सोडियम। वो सोडियम की प्रेजेंस के कारण होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुडको हार्डनेस इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू, तो वो किसके कारण होता है डिस्टेंस, सोडियम के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो इतना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डनेस लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यस और नो, ड्रिंकिंग वाटर का डिस्टेंस जो हार्डनेस होता है वो किसके बीच में होता है, 75 मिलीग्राम टू 115 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होता है। देखिए ये मैंने बताया है और यही क्वेश्चन वहाँ पे आया है, तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें तो सही हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस, जो हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है वो है हमारे पास क्लोराइड। कौन सा डिस्टेंस, क्लोराइड। क्लोराइड कंटेंट को अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हैं तो क्लोराइड कंटेंट का एक्सेप्टेबल लिमिट जो है डिस्टेंस, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना 250, ठीक है ना, 250 मिलीग्राम एक्सेप्टेबल लिमिट है। रिजेक्शन कितना होता है डिस्टेंस, 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और यहाँ पे इसको क्या है हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस, मेजर्ड बाय टाइट्रेशन करते हैं द वाटर विद सिल्वर नाइट्रेट। तो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉलम मैचिंग में कि क्लोराइड कंटेंट फाइंड करने के लिए आप जो टाइट्रेशन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं। बट यहाँ पे जो एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है डिस्टेंस, वो पोटेशियम क्रोमेट को यूज़ किया जाता है। ध्यान से समझना इसको, किसको एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है डिस्टेंस, वो पोटेशियम क्रोमेट को किया जाता है। और हार्डनेस में किस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, इरिक्रोम ब्लैक टी को यूज़ किया जाता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस, वो है हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी पहले ही कि नाइट्रोजन कंटेंट को हम लोग कितने पार्ट्स में देखते हैं, 4 पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फ्री अमोनिया, सेकेंड वन इज़ द ऑर्गेनिक अमोनिया,
थर्ड वन इज द नाइट्राइट्स और फोर्थ वन इज द नाइट्रेट्स। तो फ्री अमोनिया किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कैन नॉट ग्रेटर देन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक अमोनिया किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कैन नॉट ग्रेटर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्राइट्स कितना किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से। और जो नाइट्रेट्स होता है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस 45 मिलीग्राम पर लीटर से। प्लीज़ रिमेंबर, ये काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। फ्री अमोनिया 0.15, ऑर्गेनिक अमोनिया 0.30, नाइट्रिक 0, नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर। ओके डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दो तीन जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो जैलदार नाइट्रोजन होता है, ये गेट में 2 बार पूछा गया है। गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 टाइम्स पूछा गया है, तो किसी ना किसी JESDO में बनना इसका तय है। तो जैलदार नाइट्रोजन जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ द समेसन या इट इज़ सम ऑफ द अमोनिया नाइट्रोजन प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, इन दोनों का जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैलदार नाइट्रोजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर बताइए अगर नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है किसी भी वाटर में, नाइट्रेट्स का अगर कंसंट्रेशन मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, तो वहाँ पे होने वाली डिसीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्लू बेबी डिसीज़। ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैथेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको लिख दिया है, काफ़ी बड़ा नेम है, इस नाम को देख करके हमको नाइट्रेट की याद आ जाती है। ठीक है ना, इतना बड़ा नाम है कि नाम को देख करके याद आ जाती है। कुछ कुछ नाम हमारे हैं इसमें ज़बरदस्त। ठीक, और लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट जो पैरामीटर डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है, फ्लोराइड। तो डिस्टेंस अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्लोराइड मतलब हो गया F माइनस, क्या डिस्टेंस F माइनस लेस देन, अगर F माइनस फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.821, ठीक है ना, ध्यान से समझिए इसको, 0.821 से कम है तो उस केस में क्या होता है डिस्टेंस, डेंटल कैविटीज़ होता है, मतलब दांतों के अंदर होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। अगर डिस्टेंस मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है तो स्पॉटिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ क्या होता है, टीथ होता है। ठीक है ना, अगर हमारे पास क्या है 1.5 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स होता है, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो उनमें डिफॉर्मेशन आने लगता है, कटकटाने लगती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमने सारे पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़ने की क्या की है, कोशिश की है। प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़े थे, हमने केमिकल पैरामीटर्स, ये हम लोगों ने पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स फिजिकल पैरामीटर्स। किसी भी जेई के पेपर के लिए इतना अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप खुद बताइए, क्या आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। नेफ्लोमीटर यूज टू फाइंड विच पैरामीटर, बोलिए, टर्बिडिटी, क्लियर हो गया। और टेस्ट एंड ऑर्डर में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्री अमोनिया कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ऑर्गेनिक अमोनिया 0.30। ओके, तो डी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब जिस स्टूडेंट ने इसको सही किया है उसका ये आंसर तो सही है, बट इसमें अभी भी हमको डाउट है कि उसने टर्बिडिटी पे सॉल्व किया है या फिर डिजॉल्व पे सॉलिड पे किया है। चलिए, ये उसकी टेंशन है, हम लोग अब इतना टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस। अब इन क्वेश्चंस का आप आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 154 एंड 155। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन इंडिया जनरली सीवेज प्रोड्यूस इज द अकाउंटेड वाटर सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है वो आएगा 80%, बट 80% गिवन नहीं कर रखा है। तो इस केस में जो हमारे पास सही आंसर चला जाएगा वो 75% पे हम लोग जाएंगे। किस पे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 75% पे हम लोग जाएंगे। इसका मतलब जो 154 है इसका सही आंसर हो गया ए। सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर फिल्टरिंग मीडिया इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, CU का। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, D60/D10 होता है। तो हमारे को यहाँ पे हम लोग जब फिल्टर पढ़ते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर डिस्टेंस, तो हमारे को यहाँ पे दोनों के CU और D10 का वैल्यू क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। D10 का मतलब क्या है डिस्टेंस, D10 का मतलब है इफेक्टिव साइज। क्या मीनिंग है डिस्टेंस, इफेक्टिव साइज। ओके,
देखते हैं हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका हम लोग आंसर देखते हैं, क्या आंसर आएगा बताओ। पहले वाले का तो क्लियर हो गया कि हमारे पास कितना 75% है। इसका हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन में हेल्प इन रिमूविंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन में हेल्प इन रिमूविंग कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड पैथोजन बैक्टीरियाज, ठीक है ना। तो आपने प्लीज़ याद रखना है कि जो फिल्टर है वो ऑर्डर, टर्बिडिटी, पैथोजन बैक्टीरिया, कलर्स, इन सबको रिमूवल करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। पर मेनली वर्क क्या होता है कि जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बाय हेल्प ऑफ द स्क्रीनिंग के हेल्प से नहीं रिमूव कर पा रहे होते हैं, जिनको हम लोग सेडिमेंटेशन या फ्लोकुलेशन के हेल्प से भी हम लोग क्या नहीं कर पा रहे होते, रिमूव नहीं कर पा रहे होते, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के हेल्प से भी नहीं कर पा रहे होते। उस केस के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन पे जाते हैं। तो एग्जाम में प्लीज़ आपने ध्यान देना है कि कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है कि जो आप वाटर को क्या कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन टैंक भी दो तरीके का होता है, एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टैंक में लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद अब हमने देखना है कि हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, किसी सिटी में कर रहे हैं या किसी विलेज में कर रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज़ में कर रहे हैं या फिर हम लोग अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, अर्बन एरियाज़ में जनरली हम जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास क्या रूरल एरियाज़ है वहाँ पे हम लोग स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप रूरल एरिया में कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाना है, उसके बाद जस्ट हम लोग किस में ले जाते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में लेकर के जाते हैं। ध्यान से समझना इसको, स्लो सैंड फिल्टर में। इसका मतलब हो गया प्लेन सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन से डायरेक्ट कहाँ पे ले गए हम लोग, स्लो सैंड में ले गए। अगर यही मैं अर्बन में देखता हूँ तो अर्बन में पहले क्या होगा, डिस्टेंस स्क्रीनिंग, उसके बाद क्या होगा हमारे पास सेडिमेंटेशन, उसके बाद क्या होगा डिस्टेंस कोगुलेशन, उसके बाद क्या होगा फ्लोकुलेशन, उसके बाद क्या आएगा, फिल्ट्रेशन आएगा। तो स्लो सैंड फिल्टर में जब भी हम लोग वाटर को लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का केमिकल को क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते। कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ केमिकल्स बाय हेल्प। हम लोग क्या करते हैं, जो साइज होता है बहुत छोटे छोटे जो साइज होता है पार्टिकल का, उसके साइज को क्या करना होता है, बड़ा करना होता है। फिर जब बड़ा पार्टिकल हो जाता है तो वो इजीली क्या कर जाता है, सेटल कर जाता है। ये काम होता है किसका, कोगुलेशन का और फ्लोकुलेशन का। तो स्लो सैंड फिल्टर में कभी भी हम लोग किस में नहीं लेकर के जाते हैं उसको, सॉरी स्लो सैंड फिल्टर से हम लोग कोगुलेशन फ्लोकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन गया, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के बाद क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन मतलब उसमें क्लोरिनेशन करते हैं, और उसके बाद क्या क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस सॉफ्टनिंग करते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सिंपल सा, सबसे पहले स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन, देन हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस सॉफ्टनिंग आता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम लोग एरिएशन भी करते हैं। एरिएशन हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जो डिजोल्व गैसेज होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिएशन का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर जनरली सरफेस वाटर में हम लोग एरिएशन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट हैं। अब हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस को रिमूव कर रहा है, टर्बिडिटी को रिमूव कर रहा है, यस, कलर को कर दिया, ऑर्डर कर दिया, पैथोजन बैक्टीरिया को कर दिया। अब फिल्टर जो है वो कितने तरीके का, डिस्टेंस 3 तरीके का होता है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द स्लो सैंड फिल्टर, सेकंड वन इज द रैपिड सैंड फिल्टर, एंड थर्ड वन इज द प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर का यूज कहाँ पे, अब आपको यूज पता चल गया। इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर का, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रीज में। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, डिस्टेंस हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं। अब आपने समझना है कि इसको हम लोग रूरल एरियाज में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पे बहुत एरिया होता है। जितना एरिया हमारे को ज़रूरत पड़ता है उतना एरिया हमारे को इजीली मिल जाता है। बट जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इतना एरिया नहीं होता है कि हम लोग एक बहुत बड़े एरिया में जाकर के फिल्टर बनाएं।
समझ रहे हैं ना। और फिर दूसरा क्या है कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर में स्लो सैंड फिल्टर का जो 30 टाइम्स ज़्यादा क्या होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 1 लीटर है, मतलब वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं स्लो सैंड फिल्टर में, तो रैपिड में कितना कर रहे हैं ड्यूरेशन से हम लोग 30 लीटर को क्या कर रहे हैं, प्यूरीफाइड कर पा रहे हैं। क्योंकि सिटी की पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं ना। डे बाय डे क्या होता है, ग्रोथ होता है, जब इंडस्ट्रीज़, अच्छा स्कूलिंग और मतलब वहाँ पे अच्छा मतलब क्या होता है, रोज़गार मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। और सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, घर मकान तो चाहिए ही ना। तो पानी सबसे पहला तो क्या होगा, पानी, तो वो कहाँ से होगा, वो हम लोग उसको स्लो सैंड फिल्टर की हेल्प से फुलफिल नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रैपिड सैंड फिल्टर्स को यूज़ करना पड़ता है। ओके, प्रेशर फिल्टर, इंडस्ट्रीज़ में और भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाई प्रेशर में हमको वाटर चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फिल्टर को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों में, और इस डिफरेंस से ये हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा, ठीक है। हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन इस टेबल से हो जाएंगे, जेई एसडीओ में मेनली जितने भी क्वेश्चन हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरेशन हमने आइटम, नेक्स्ट में लिखा है स्लो सैंड फिल्टर, और उसके नेक्स्ट लिखा हमने रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। बोथ आर द टाइप ऑफ ग्रेविटी फिल्टर, यस और नो, बोथ आर द टाइप ऑफ ग्रेविटी फिल्टर। ये ग्रेविटी फिल्टर के क्या है, टाइप्स है। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए जो फिल्टर है वो सिंपल यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया जाता है। हमारे पास जो फिल्टर मटेरियल होता है वो कौन होता है, सैंड और ग्रेवल होता है, यस और नो, कौन होता है, सैंड एंड ग्रेवल होता है। क्या सर हम क्ले यूज नहीं कर सकते क्या, नेवर। क्ले तो वाटर को क्या नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा। हमने ऐसे मटेरियल को यूज़ करना है जो वाटर को उसमें से क्या करने दे, पास करने दे। तो इसलिए हम लोग क्ले को यूज़ नहीं करते, हम लोग सैंड को यूज़ करते हैं, सैंड और ग्रेवल को। अगर अब आपसे पूछा जाए कि सैंड को ऊपर करेंगे या ग्रेवल को, जैसे कि हमने क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। पहला लेयर सैंड का होगा, जैसे 2 लेयर है, ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ये वाला लेयर सैंड का है। अब ऐसे अगर आपसे दिया जाए, अब आपको 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं, ए और ये हो गया बी, तो बोलिए सैंड का लेयर कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा। तो प्लीज़ आपने ध्यान रखना है, सैंड का ए लेयर होगा और ग्रेवल का कौन सा होगा, बी होगा। रीज़न, इसमें तो वर्ड्स का साइज बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ग्रेवल को ऊपर करें, सैंड को नीचे करेंगे, तो जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऊपर क्या करते हैं, सैंड, उसके नीचे क्या होता है, ग्रेवल, ग्रेवल उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ सैंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। D10 का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D10 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, तो इसका वैल्यू इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में कितना, डिस्टेंस 0.2 to 0.4 के बीच में होगा। किसके लिमिट में होगा, डिस्टेंस 0.2 to 0.4 के बीच में होगा। और जो CU का वैल्यू है, CU का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है उसका रेंज कितना होगा, 1.8 to 2.5 और 1.8 to 3 के बीच में क्या होगा, CU का वैल्यू होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, प्लीज रिमेंबर, आपको ये डाटा याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग साइज ऑफ सैंड के केस में देख रहे हैं यहाँ पे, तो D10 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0.35 to 0.55 इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है ना। और CU के केस में कितना होता है, CU का वैल्यू कितना होता है रैपिड सैंड फिल्टर केस में, 1.3 to 1.7। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू कम क्यों हो गया, तो आप प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को क्या रखिए, याद रखिए। अभी हमने एक देखा था, CU का फॉर्मूला क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, D60/D10 होता है। कितना होता है, डिस्टेंस D60/D10 होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को पूछा गया था 2020। और कहाँ पे पूछा था, ये UPPSC AN में पूछा था। कहाँ पे पूछा था डिस्टेंस, ये UPPSC AN के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। UPPSC AN के एग्जाम में पूछा गया था कि CU का जो रिजल्ट होता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, वो क्या होता है। तो वहाँ पे दिया था D10/D60, तो हमने वहाँ पे बता दिया था D60 क्या होगा, D10 होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है प्लीज़। अब हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया कि आपके मन में आ रहा होगा सर ये वैल्यू कम क्यों है। आप खुद सोचो, अगर इस वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर दें, अगर आप इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 0.2 to 0.4,
यहाँ पे कितना है 0.35 टू 0.55, तो किस केस में सी यू का वैल्यू कम होगा, इस केस में सी यू का वैल्यू कम होगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इफेक्टिव साइज का वैल्यू किस केस में कम होता है, स्लो सैंड फिल्टर के केस में या रैपिड सैंड फिल्टर के केस में। तो डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं D10 का वैल्यू किसके केस में कम होता है, स्लो सैंड के फिल्टर केस में कम होता है, बट सी यू का वैल्यू क्या होता है इस केस में ज़्यादा होता है। इस केस में D10 का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, सी यू का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर 100 टू 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब एग्जाम में आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, वो यूनिट चेंज कर देता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहेगा लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, तो 100/60 टू 200/60 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर डे में पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 का, यस और नो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में बनते हैं, आपने उनको ध्यान से पढ़ना है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना हो गया 100 टू 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि रैपिड सैंड फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितने टाइम्स होता है, वो 30 टाइम होता है, मतलब 30 गुना ज़्यादा होता है। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, 100 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3000, 200 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 6000, तो ये हो जाएगा लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है डिस्टेंस बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी। तो बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी किस में ज़्यादा है, स्लो सैंड फिल्टर में या रैपिड सैंड फिल्टर में। ऑब्वियसली स्टूडेंट जिसमें क्या होता है वर्क स्लोली वर्क होता है, वहाँ पे वर्क की जो इफिशियंसी होती है किसी वर्क की वो क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपली स्लो सैंड फिल्टर में जो बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी है वो कितनी है 98 टू 99% होता है, और यहाँ पे हमारे पास कितना होता है 80 टू 90% होता है इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी स्लो सैंड फिल्टर के केस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, ओके। और इसमें टर्बिडिटी कितना रिमूवल कर देता है 30 टू 40% रिमूव कर देता है। और जो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहे बैक्टीरिया, वो कैसे बैक्टीरिया रिमूवल होंगे डिस्टेंस। नेक्स्ट यूनिट क्या होता है फिल्ट्रेशन के बाद, क्या होता है डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन में हम लोग क्या करते हैं क्लोरिनेशन करते हैं, तो वहाँ से इजीली हम लोग रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस एरिया। एरिया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कितना होगा डिस्टेंस 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर होता है, 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर होता है। बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर में ईच यूनिट के लिए कितना एरिया चाहिए डिस्टेंस 10 टू 80 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10 टू 80 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस डेप्थ ऑफ टैंक। तो डेप्थ ऑफ टैंक की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस, ये हमारे पास है 2.5 टू 3.5, और इसमें भी कितना होता है डेप्थ ऑफ टैंक सेम ही होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन बना है तो वो ये वाला क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस कि लेंथ ऑफ रन बिटवीन क्लीनिंग। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो आप क्लीनिंग करते हैं मतलब साफ करते हैं स्लो सैंड फिल्टर को या रैपिड सैंड फिल्टर को, वो कितने टाइम के बाद करते हैं, यस और नो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ रन बिटवीन क्लीनिंग में ये हमारे पास है 20 टू 30 डेज, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 मंथ, 1 मंथ टू 3 मंथ। कितना टाइम लगता है डिस्टेंस 1 मंथ से 3 मंथ के बीच में हम लोग क्या करते हैं इसको क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। अब रिमूव कैसे क्लीन करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ, वेट। और डिस्टेंस इसमें कितना होता है हमारे पास 12 टू 72 आवर्स, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 24 टू 48 आवर्स, ठीक है। तो जनरली हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें कितना होता है 1 टू 3 डेज होता है, वो यहाँ पे कितने में हो जाता है हमारे पास 1 टू 3 मंथ होता है इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। और ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, ये हमारे पास है रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है ना। अब और भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको और देख लेते हैं, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जनरली जितने भी हमारे JSDM क्वेश्चन बनेंगे स्लो सैंड फिल्टर से वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। देखिए ध्यान से समझना, जब भी हम लोग रैपिड ग्रेविटी फिल्टर को क्या करते हैं क्लीनिंग करते हैं या फिर उसको प्यूरिफाइड करते हैं मतलब उसको साफ करते हैं, तो वहाँ पे बैक वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं डिस्टेंस बैक वॉशिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बैक वॉशिंग का मतलब क्या है
कि जैसे वाटर जब आप प्यूरीफाई करा रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या सैंड है, फिर यहाँ पे क्या ग्रेवल्स है, ठीक है ना, इस तरीके का सिस्टम है इसमें। और बैक वॉशिंग का मतलब है कि हम लोग वाटर को इस तरीके से पास कराते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ इस जगह पे आ गई हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, बाहर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गेट होते हैं, गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 गेट होते हैं, उन सब के अपने अपने क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हमने वाटर को क्या करना है, यूज़ करना है, सॉरी जो हमने यहाँ पे क्लीनिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं डिस्टेंस, बैक वॉशिंग करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कितना वाटर यूज़ करेंगे, तो माय डिस्टेंस वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 to 5%। कितना डिस्टेंस, 2 to 5% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर। अगर मान लीजिए आपने 100 लीटर वाटर को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, तो उसका 2 लीटर टू 5 लीटर वाटर हम लोग क्या करते हैं, इसके बैक वॉशिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड इन वॉशिंग बट जनरली टेकन एज 30 मिनट। आधे घंटे में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, क्योंकि इतना कम टाइम लगता है ना, जल्दी से हम लोग उसको वॉश करके और काम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस, जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया जाता है। अब आपको पता है ना, जब आप वाटर को हमेशा इस तरीके से अप्लाइड कर रहे हैं तो इनमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे से सट जाते हैं, तो आपको एक हाई प्रेशर इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। यस और नो, हाई प्रेशर से जब वाटर को ऊपर लेकर जाएंगे तभी तो जो पार्टिकल्स, जो इसमें क्या है, डस्ट ये सब भरी हुई है, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब बाहर निकल करके आएंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा आल्सो। तो प्रेशर एप्लीकेबल फॉर वॉशिंग इक्वल टू कितना हो गया, 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट ए फिल्टर प्लांट। किसके केस में, रैपिड सैंड फिल्टर के केस में। रैपिड सैंड फिल्टर के केस में अगर आपको एक प्लांट में यूनिट्स का पता करना है तो डिस्टेंस बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, फार्मूला भी, और हमको डिस्चार्ज दे करके यूनिट भी पूछता है। तो हम लोग बता सकते हैं डिस्टेंस 1.22 अंडर रूट क्यू। क्यू इज द डिस्चार्ज, यस और नो। प्लीज़ आपने ध्यान देना, क्यू किस में होता है, डिस्चार्ज में होता है, ठीक है, MLD। और ये इक्वेशन किसने दिया था, जैसे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि सॉइल वर्ड था जो लैटिन लैंग्वेज में क्या है, उसी तरीके से हमारे को पता होना चाहिए ये इक्वेशन किसने दिया था। तो इक्वेशन डेवलप्ड बाय मोरेल एंड वेलेस, ठीक है ना, तो इन्होंने इस इक्वेशन को दिया था। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोग किसके केस में देख रहे हैं डिस्टेंस, ये स्लो सैंड फिल्टर के केस में देख रहे हैं। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है, द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर। इसमें क्या करते हैं डिस्टेंस, मान लेते हैं इस तरीके का हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सैंड, यस और नो। पहले क्या होता है, सैंड होता है, उसके नीचे क्या होता है डिस्टेंस, वाटर होता है, सॉरी वाटर क्यों होगा, क्या होगा डिस्टेंस, ग्रेवल। नीचे क्या होता है, ग्रेवल होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस हाइट से हम लोग जो इसके ऊपर सैंड रहता है उसको स्क्रैपिंग ऑफ, मतलब उसको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा करके फिर से नया सॉइल डालते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम तक उसको उसमें से वाटर को पास होने देते हैं, ठीक है। तो जब वाटर पास होता रहेगा, यहाँ से पास होता रहेगा, जब वाटर क्लीन आएगा फिर उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस के हैं ये हमने वन लाइनर फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरीके के जब डाटा आपको रहेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस इस एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम हुआ था इसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा था BOD मीन्स, बताइए क्या होगा BOD। BOD का मीन्स पूछा था, बट जिस स्टूडेंट ने इसको टिक किया उसने गलत किया है, ठीक है। BOD का ये फुल फॉर्म नहीं होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए कैसे कैसे आते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नन ऑफ दिस। तो डिस्टेंस इसका आंसर है वो ए ऑप्शन है। कौन सा आंसर है इसका डिस्टेंस, ए ऑप्शन है। BOD मीन्स है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो एक होता है COD, COD क्या होता है डिस्टेंस, C.O.D होता है। एक होता है THOD, यस और नो। एक होता है TOC, एक होता है हमारे पास C मतलब क्या DO, यस और नो।
इस तरीके के होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। THOD को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। TOC को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है ना। टोटल DO को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड हैं, इनकी फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए, तो किसका क्या वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़े से पॉइंट हमने लिखे हैं, प्लीज़ इनको आप पढ़ लीजिए, तो इससे हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, BOD का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, BOD का मीनिंग होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट तो यही पॉइंट है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड है द BOD ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी नील। ये ध्यान देना इस पे, जो वाटर आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वाटर में BOD कितना होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको एक और बता देता हूँ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि जो आपका वाटर है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज, या फिर हम लोग कैसे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब है अगर किसी वाटर का BOD 0, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको डिजोल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें BOD क्या है, 0 है। ओके, सिंपल सा। BOD 5 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको BOD 5 निकालना है, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है BOD 5 का, BOD 5 का मतलब होता है 5 डेज पे BOD कितना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम पर लीटर, ओके, मल्टीप्लाई में डाइल्यूशन फैक्टर, और इसको दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन रेशियो बोलते हैं, ज़्यादातर हमारे JEE पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। या इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, फाइनल मतलब इनिशियल BOD माइनस फाइनल BOD मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है ना। डाइल्यूशन फैक्टर सिंपल सा है कि भाई इतना वाटर है जो टर्बिड वाटर है या जिसमें BOD है, और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड वाटर, उन दोनों को मिक्स कर दिया, डिवाइड बाय जो हमारे पास क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड जो ले रखा है उससे हमको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर आ रहा है। तो डाइल्यूशन फैक्टर के बेस पे हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि डाइल्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि जैसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर 500 से अगर ज़्यादा है तो हमारे को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास जो भी वाटर है उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी रिवर में, किसी पॉन्ड में, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन फैक्टर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सारा ट्रीटमेंट जो होता है वो डाइल्यूशन फैक्टर के बेसिस पे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग आएंगे तो वहाँ पे आपको डाइल्यूशन रेशियो के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन का वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। द BOD ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज जनरली टेकन एज स्टैंडर्ड डिमांड। ओके स्टूडेंट, तो BOD 5 को आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया लास्ट।